भुगतान शेष इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए इसमें बताया गया है किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि लगभग सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। ठीक है, पूरे किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। ठीक, ध्यान समझिएगा, 2 देश हैं। ठीक, 2 देशों के बीच के नागरिकों के मध्य जो व्यापारी, ठीक है, या कोई भी हो सकता है, इनके बीच में जो आर्थिक लेन देन होते हैं, ठीक है, उनका एक लेखा जोखा जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक, इसमें है क्या, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं कि भुगतान संतुलन एक देश द्वारा दूसरे देश को किए गए भुगतानों तथा दूसरे देशों से अर्जित आय के बीच संबंध स्पष्ट करता है। कहां से क्या लिया, कहां को क्या दिया। बात क्लियर? भुगतान संतुलन एक विस्तृत शब्द है जिसमें व्यापार की दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का समावेश होता है। दृश्य क्या है आप जानते हैं, जो दिखाई देने वाली तमाम सारा चीजें, गेहूं चावल जो भी चीजें हैं, फल और तमाम सारे चमड़े की चीजें और लोहा लंगर, मतलब जो भी है, ये सारे के सारे जो हैं वो दृश्य उसमें आता है। और जो हम सर्विस देते हैं, ठीक, सर्विस देते हैं, वो अदृश्य में आता है। अभी आगे दिया है इसमें, तो समावेश होता है। भुगतान संतुलन में व्यापार के दृश्य आयात निर्यात वस्तुओं का ही समावेश नहीं होता, बल्कि अदृश्य सेवाओं जैसे बैंक, बीमा कंपनियों की सेवाएं, जहाजरानी सेवा, पर्यटन, रॉयल्टी भुगतान, विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान आदि का भी समावेश होता है। ठीक है ना? जहाजरानी सेवा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, लेखा की दृष्टि से भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है। जब हम अकाउंट तैयार करते हैं भुगतान संतुलन का, तो उसमें हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस में रहे। ठीक, बैलेंस में कैसे रहने के लिए इसमें बताया गया कि क्योंकि इसका विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट साथ में चलता रहता है। कुछ आया तो उसको क्रेडिट किया, जो गया उसको डेबिट किया। ठीक, फिर उसको बैलेंस में लेते हैं। कहाँ से किसी और मद को जोड़ देते हैं कि हाँ भाई उसको देना था, ये ले लो, इसको देना पाना था, तो इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम में उसको हम बैलेंस में रखने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ठीक, फिर क्या है, क्योंकि इसका विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है। भुगतान संतुलन में घाटा अथवा अतिरेक भी उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी जो है भुगतान संतुलन बैलेंस में ना हो करके घाटा, ठीक, घाटा कब होता है, घाटा तब होता है जब हम देनदार की स्थिति में होते हैं। मतलब मिलना कम है, देना ज्यादा है। ठीक, इसी के उल्टे अतिरेक में, अतिरेक मतलब अधिकता, वो तब होता है कि हमको पाना अधिक है, देना कम है। समझ रहे हैं? हमने कहीं से कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो हमको जो खरीदा वो पेमेंट करना है। बाहर के लोगों ने हमसे ज्यादा चीजें खरीद ली, उनको हमें पेमेंट करना है, तो ये अतिरेक की कंडीशन है। ठीक है, इसी के उल्टा जब हो जाता है तो घाटे की कंडीशन होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जब देश के कुल भुगतान दायित्व की तुलना में विदेशों से उसकी प्राप्तियां कम हो जाती हैं, तब भुगतान शेष में घाटा होता है। समझ रहे ना? श्रद्धा, समझ में आ रही बात? ठीक, इसके विपरीत जब भुगतान दायित्वों की तुलना में विदेशों से उसकी प्राप्तियां अधिक होती हैं, तब भुगतान शेष में अतिरेक होता है। ठीक, क्लियर?
सामान्यतः भुगतान संतुलन में दो खातों का समावेश होता है। ये सामान्यतः है 3। ठीक है, तीसरा इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे। पहला है चालू खाता तथा पूंजी खाता, दो है। चालू खाते के अंतर्गत लेन देन के फलस्वरूप किए जाने वाले अथवा होने वाले उन भुगतानों का समावेश रहता है जो एक चालू वर्ष में पूरे किए जाते हैं। ठीक, आगे पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। जबकि आयात निर्यात एवं सेवाओं के बदले प्राप्त एवं देय भुगतानों को संभव बनाने वाली मदें पूंजी खाते में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक, देखिए हम चालू खाते में बहुत सारी चीजें लगातार करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए, सर्विस जो अदर्स मदें हैं उनको भी ले लेते हैं। तो सर्विस का जो हमें मूल्य मिलेगा, कभी कभी हम उसको पूंजी में कन्वर्ट करके ले लेते हैं। मतलब ये कि हमने किसी को सर्विस दी तो उसको पैसा देना है। ठीक है, जब पैसा उसको देना है तो हम पैसा ना लेकर के उसके पास कोई ऐसी चीज है जिसका वो प्रोडक्शन कर रहा है तो हम वो ले लेंगे कि हमको वो आप दे दीजिए उसी कीमत का, हमको ये नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो चालू खाते हैं के अंतर्गत लेन देन के फलस्वरूप किए जाने वाले अथवा प्राप्त होने वाले उन भुगतानों का समावेश रहता है तो एक चालू वर्ष में पूरे किए जाते हैं। करंट जो ईयर है, करंट ईयर जो चल रहा है उसमें पूरे किए जाते हैं। जबकि आयात निर्यात एवं सेवाओं के बदले प्राप्त एवं देय भुगतानों को संभव बनाने वाली मदें पूंजी खाते में सम्मिलित की जाती है। पूंजी खाता अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सूचक है। कैपिटल जो अकाउंट है आपका, वो वहां पर तो वस्तुओं, दृश्य वस्तुओं का भी होता है, अदृश्य का भी होता है कैपिटल में, लेकिन वो इस तरह से होता है जिस तरह से मैंने बताया कि सर्विस दी तो आपने कोई चीज ले ली। बात समझ में आ रही? ठीक, ये है आपका भुगतान संतुलन। इस तरह से इसको बैलेंस में रखा जाता है। ये भी विस्तार में आएगा, ध्यान रखिए, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट डलवा रहे हैं, लिख लीजिए चाहे कि ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी इसका विस्तार होगा। ये तुमको अभी हर जगह क्या कहते हैं एप्लीकेबल है, हर जगह लागू होगा। आगे ध्यान रखिएगा, हम बता रहे हैं। लेकिन पूछेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं, बैलेंस आया कि नहीं। ठीक है।